हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति मिश्रा एंड वेलकम टू विभूति मिश्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम CUET 2023 के फिजिक्स डोमेन के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो इस जितने भी MCQs हैं उसको मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर हो सके। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है उसका मैंने वन शॉट में कंप्लीट रिवीजन करवाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि लास्ट ईयर के CUET के क्वेश्चंस भी होंगे और जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट पार्ट को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, उसमें क्या बोला गया है कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है A और B, और दोनों क्या है, सपोर्टेड है इंसुलेटिंग स्टैंड पे एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ज विल A एंड B डेवलप व्हेन अ नेगेटिव चार्ज एवोनाइट रॉड इज ब्रॉट नियर A। अब ये इंडक्शन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसमें कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो मेटल स्फीयर हैं। मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है। अब A और B आपस में कॉन्टैक्ट में है और A के करीब में क्या लाया गया है बच्चों, एक एबोनाइट रॉड को लाया गया है। और एबोनाइट अपने आप में क्या है, रॉड नेगेटिवली चार्ज है। तो ये मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड है हमारे पास। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड है ये करेगा क्या, A के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और क्योंकि वो B के साथ कांटेक्ट में है तो A का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो B का ये वाला एंड जो है बच्चों वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और A का ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर हम एबोनाइट रॉड को रखते हुए A और B को सेपरेट करते हैं तो A वाले चार्ज बॉडी पे क्या हो जाएगा बच्चों, A वाले बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और B पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस B वाले बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि A और B पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उसमें क्या बोला गया कि A विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड B विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, दो स्टेटमेंट दी गई हैं और ये ध्यान से देखिए। तो ये CUET 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है बोला गया है कि अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर बिकॉज द कॉम्ब गेट्स चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कॉम्ब। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने बहुत पहले से, मतलब 10th क्लास से हमको बताया जा रहा है कि अगर हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बच्चों और एक बॉडी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो कॉम्ब है उसको अगर हम ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो ड्राई हेयर और कॉम्ब के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से कॉम्ब क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और अगर उस कॉम्ब को आप किसी स्मॉल बिट ऑफ पेपर के पास लेकर के आते हो तो वो क्या होगा, उसको पोलराइज कर देगा। क्योंकि ये फिनोमेना होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, सपोज कीजिए कि अभी मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले रहा हूं और इसके पास अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी आता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इसकी वजह से इस पे ओवरऑल फोर्स उस रॉड की चार्ज बॉडी की तरफ लगता है और ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी तरफ क्या होता है, मूव कर जाता है। तो ड्यू टू पोलराइजेशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और सेकंड स्टेटमेंट जो हमसे बोला गया कि इफ हेयर इज वेट द कॉम्ब विल नॉट अट्रैक्ट द बिट ऑफ पेपर। तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हेयर वेट होता है तो हेयर और कॉम्ब के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा, जिससे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर कॉम्ब चार्ज नहीं हुआ तो वो छोटे छोटे पीसेस को, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो बिल्कुल यही आंसर है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो उसको मैच नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो क्या है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ मेटल स्फीयर टू गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻⁷ कूलम। यानी कि अगर किसी भी मेटल बॉडी से, इनफैक्ट किसी भी बॉडी से अगर मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो ये बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से इस पर चार्ज कितना आ गया बच्चों, Q है 1 × 10⁻⁷ कूलम, है ना। इतना चार्ज डेवलप हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि इतना पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू क्या होता है, N × E। तो जो N होगा वो क्या होगा, Q/E हो जाएगा। यानी Q क्या है, 1 × 10⁻⁷
और E क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस डेसिमल को हटा देते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब ये हो गया 1/16 इंटू 10 का पावर -6 और ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या होगा 19 बना देगा। अब 1 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा 0.0625 इंटू 10 का पावर कितना होगा 13, यानी कि 1 को 16 से डिवाइड करने पे यही वैल्यू आएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं डेसिमल को 2 प्लेस तक आगे ले जाता हूं तो ये 6.25 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद क्या होगा उस बॉडी पे 1 इंटू 10 पावर -7 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें कि लिखा हुआ है 6.25 इंटू 10 पावर 11। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायमेंशन से रिलेटेड है, लेकिन जो डायमेंशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड 12th क्लास के टॉपिक से डायमेंशन पूछा गया है। तो क्या पूछा गया हमसे कि द डायमेंशन ऑफ किसका निकालना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना। अब 1/2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो एप्सिलॉन नॉट का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए अगर हम दो एप्सिलॉन नॉट आता कहाँ है जब भी दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर होता है। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या रहा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट रहा, क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओगे और फोर्स को इधर ले आओगे तो आपको ये यूनिट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है F/Q और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का क्या है कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम हो गया। तो अब अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर स्क्वायर करूं मैं तो ये न्यूटन स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर हो जाएगा। देखो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट गया और न्यूटन से ये कट गया हमारे पास, तो ये कितना बचा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन क्या होता है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है बच्चों वो MLT-2। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको फोर्स और एनर्जी ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका डायमेंशन आपको याद होगा तो आप बाकी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एटलीस्ट डिराइव कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, बट अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूटन का MLT-2 हो गया और मीटर स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों L2 हो गया है ना। तो ये अगर इसको सॉल्व कर दें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा ML-1 और T-2। तो अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो क्या है बिल्कुल सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में MLT-1 है जो कि सही नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन क्या है ML-1 T-2। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा बच्चों हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेस एंड प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, लाइक चार्जेस हैं। अब लाइक चार्जेस में ये नहीं बोला गया कि सेम चार्ज है, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, यानी कि एक पे प्लस है तो दूसरे पे भी प्लस है, एक पे माइनस है तो दूसरे पे भी क्या है माइनस है। उसको किसी डिस्टेंस पे रखा गया है और कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है विद अ सर्टेन फोर्स। तो अगर हम इसको इस बात को इंप्लीमेंट करें तो देखिए हमसे बोला गया कि अगर ये है मान लीजिए कि इस पे Q1 ले लेते हैं और इस बॉडी पे क्या हो गया Q2 हो गया, दोनों आइडेंटिकल है और डिस्टेंस R है, तो फोर्स कितना होगा बच्चों K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फोर्स है पहले वाला। अब इसमें क्या बोला है कि दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन मूव्ड अपार्ट टू अ डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल सेपरेशन। पहले तो उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया है, तो देखिए कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आया, पहले Q1 और फिर क्या था Q2। तो अब हमें नहीं पता कि किसका चार्ज ज़्यादा है किसका चार्ज कम है, जिसका भी चार्ज ज़्यादा होगा उससे फ्लो करेगा कि यानी कि चार्ज हमेशा जब भी हम दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं जिसमें कम से कम एक बॉडी अगर चार्ज हो तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम अ बॉडी विच इज एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी विच इज एट लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अगर आइडेंटिकल बॉडीज होंगी तो पोटेंशियल तो इक्वल होगा ही होगा, बाद में उनका चार्ज भी क्या होगा सेम होगा। और बोला गया था कि टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो आफ्टर कंडक्शन जो दोनों बॉल पे बच्चों चार्ज आ जाएगा वो कितना होगा Q1 प्लस Q2
डिवाइडेड बाई 2, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इन दोनों को रखा कितने गया है R/2 के सेपरेशन पे, यानी कि जो पहले वाला सेपरेशन था उसका आधे सेपरेशन पे। तो अब अगर हम एफ डैश कैलकुलेट करते हैं जो बाद में फोर्स आया है, तो K इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा R/2 का होल स्क्वायर, यानी एफ डैश की वैल्यू होगी K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू का 4 अपॉन में क्या होगा R स्क्वायर। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दो तो एफ डैश कितना हो जाएगा बच्चों, K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में उसको पढ़ते हैं जरा कि क्या बोला गया है। देखिए, अब हमसे बोला गया कि इतना होने के बाद द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इंक्रीजेस 4.5 टाइम्स, यानी कि अगर हम दोनों चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेके आ गए और आफ्टर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होगा उनका चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, और R/2 डिस्टेंस पे सेपरेट करने के बाद जो फोर्स आएगा वो 4.5 टाइम्स से जो पहले वाले फोर्स था उससे, है ना। यानी कि अगर हम 4 ये देखें तो एफ डैश जो है वो बच्चों कितना है 4.5 टाइम्स ऑफ क्या हो गया एफ हो गया। तो अब f की वैल्यू कितनी है K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर 4.5 और इनटू का कितना होगा f है हमारे पास ना। अब f कितना था ये है हमारे पास वैल्यू, तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 4.5 टाइम्स Q1 Q2 हो गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, और हमसे पूछा क्या गया है द रेशियो ऑफ इनिशियल चार्ज ऑन द बॉल्स, यानी कि बॉल्स पे जो इनिशियल चार्ज है उसका हमसे रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व करके तब अगर हम निकालने जाते हैं तो बहुत लेंदी पड़ेगा। तो इसका एक छोटा तरीका क्या है कि जितने भी ऑप्शंस हैं आप उनसे क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो अगर मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर मैं उसी की तरफ जाऊं तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि Q1 अपॉन Q2 क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 2:1, यानी अगर मैं Q1 को 2x ले लूं और Q2 कितना हो जाएगा हमारे पास x, तो अगर इस रिलेशन में आप इसको पुट करके देखोगे कि क्या LHS RHS इक्वल आता है नहीं आता है, तो देखिए 2x प्लस x का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.5 टाइम्स ऑफ 2x इंटू एक्स, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, और स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 4.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि दोनों LHS RHS इक्वल है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, दैट इज 2:1, यानी जो इनिशियल चार्ज था दोनों बॉडी पे Q1 और Q2 उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए फोर्स का भी कंसेप्ट यूज हुआ है, चार्ज बाय कंडक्शन जो कंडक्शन होता है उसका भी कंसेप्ट यूज होकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है जिसको हमने अभी सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले। तो इसमें क्या बोला गया था कि देखिए हमसे बोला गया द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमको बताना है। अभी हमने देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट निकालें तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब देखिए इस 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो अगर 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है ये दोनों चार्ज है Q1 Q2, तो कूलम स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा फोर्स का न्यूटन और आर का मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसने क्या बोला है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, यानी बहुत सारे चार्जेस हैं इनफाइनाइट नंबर में, सबकी वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट x 1 2 4 8, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स पे क्या करा एक्स एक्सिस के इन कोऑर्डिनेट्स पे 1 माइक्रोकूलम को प्लेस किया गया है। अब हमसे पूछा गया इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज केप्ट एट द ओरिजिन देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब 1 कूलम जो कि ओरिजिन पे रखा गया है इस पे हमसे नेट फोर्स पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमें पता है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं तो फोर्स कितना लगता है बच्चों QE, यानी कि मुझे जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है अगर उस
और वो चार्ज जिस पॉइंट पे रखा गया उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से एक एक्स एक्सिस है, इसके 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और इस तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई सिमिलर चार्ज Q Q Q इस तरीके से प्लेस किया गया है और इस पॉइंट ओरिजिन पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O जो होता है बच्चों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, E इक्वल्स टू Q/3πε0। अब देखिए इससे कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए फोर्स कैलकुलेट करना कि जो हमारा सिस्टम है वो कितना कैसा है। देखो ये 1 मीटर पे क्या है 1 माइक्रोकूलम, 2 मीटर पे क्या है यहां पे भी 1 माइक्रोकूलम है, जो 4 मीटर है यहां पे भी क्या है 1 माइक्रोकूलम, जो 8 मीटर है यहां पे भी क्या है 1 माइक्रोकूलम और इस तरीके से इनफाइनाइट तक क्या है चार्ज सेपरेटेड है, मतलब प्लेस्ड है उस पर, और ये एक्स एक्सिस है। और ये जो हमारा ओरिजिन है इस O वाले पॉइंट पे क्या है 1 कूलम है हमारे पास, है ना। अब देखिए तो ये जो Q है हमारे पास वो कितना है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कूलम ये दे रखा है। तो अगर इन सारे चार्जेस की वजह से अगर मैं इस O वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने Q/3πε0। अब इसमें दिक्कत क्या है कि 3πε0 की वैल्यू नहीं पता होती है हमें, और अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें ε0 पुट करें तो फिर तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इस शॉर्टकट को यूज करने का क्या मतलब है। तो देखिए इसको और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, Q/3πε0 तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड तो किया जा सकता है, यानी कि 4Q/3 और ये 1/4πε0 हो जाएगा। अब देखो अब अगर बच्चों इसमें पुट करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये कितना है 4/3, Q कितना है 1 × 10⁻⁻6 सॉरी हाँ -6 और 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁹। इसको आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 4 3 × 12 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें निकालना क्या था फोर्स। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q × E होता है, तो अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करूं तो Q 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई है वो 12 × 10⁻³ है, तो यानी कि 12,000 न्यूटन क्या होगा हमारे पास फोर्स आ जाएगा बच्चों, है ना। तो उस चार्ज जो कि ओरिजिन पे रखा गया है उस पर कितना फोर्स लगेगा 12,000, और अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो सेकंड ऑप्शन में क्या है मेरे पास आंसर 12,000 न्यूटन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ चार्ज प्लस Q, यानी 2 स्मॉल स्फीयर्स हैं, दोनों पे चार्ज क्या है Q है, आर सस्पेंडेड बाय अ इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L। तो दोनों को इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड कर रखा है और इंसुलेटिंग थ्रेड का लेंथ क्या है L है, और एक हुक से सस्पेंड कर रखा गया है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि इफ दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन ए स्पेस वेयर नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट है ही नहीं, और अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होगा बच्चों तो उसमें क्या होगा वेट का कोई फोर्स नहीं लगेगा, देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशन एंड द टेंशन इन ईच विल बी कितना हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर ग्रेविटी इफेक्ट हो तो क्या होता है, ये जो चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी इस तरीके से इक्विलिब्रियम में आता है, क्योंकि दोनों ही चार्जेस जिसपे कि चार्ज सेम था, मान लीजिए Q है और ये Q है, तो ये दोनों एक दूसरे को इधर रिपेल करेगा एक फोर्स के साथ, ये फोर्स F लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पे भी mg लगेगा, और टेंशन क्या होता है T इसमें एक्ट करता है, और ये एंगल क्या है थीटा है। अभी ये कब है, जब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास G जीरो हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड हो ही ना, तो वेट mg तो लगेगा नहीं, और अगर mg नहीं लगेगा तो सिर्फ 2 ही फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक टेंशन लगेगा, और ये तब तक लगता रहेगा जब तक कि ये ऐसे ना आ जाए। तो देखिए ये बॉडी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, तभी जाकर के ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में आ पाएगा इसका। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा F और टेंशन इधर, इस पे भी फोर्स F इधर और टेंशन क्या लग जाएगा इधर, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये लेंथ कितना है बच्चों L, और यहां से यहां तक भी क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इस केस में F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, और ध्यान से देखिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जो पहले थीटा होता, जो थीटा एंगल कोई भी हो सकता था, अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं या वहां पे हो ही ना, तो फिर क्या होगा वेट वाला फोर्स नहीं लगेगा और वो जो सेपरेशन होगा मतलब 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो 30 डिग्री है,
सॉरी 180 डिग्री। अब जो टेंशन होगा वो फोर्स के बराबर, तो टेंशन फोर्स के बराबर होगा। फोर्स क्या होगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस जो है यहां से लेकर के यहां तक ये 2L है, यानी कि 2L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो T इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन में 2L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि 180 डिग्री एंगल भी है और Q 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई 2L का होल स्क्वायर है, मतलब 2L मल्टीप्लाई है फिर उसका होल स्क्वायर हुआ है। सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल है। थर्ड और फोर्थ में एंगल तो 180 डिग्री है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू एल का स्क्वायर है, 2L का स्क्वायर नहीं है, L का स्क्वायर है सिर्फ, और इसमें क्या है सिर्फ L का स्क्वायर है, तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारा क्या है सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रही बात इस क्वेश्चन की। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें यहां से, ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे बायंसी का भी कंसेप्ट पूछा गया है और जो बाकी जो इससे पहले हमने जो इंसुलेटिंग थ्रेड वाला कंसेप्ट लिया था उस कंसेप्ट को भी यूज किया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब कि 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, मतलब चार्ज भी सेम है और इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से क्या किया गया उसको एक साथ सस्पेंड किया गया। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, यानी कि अगर मैं पहले का रेफरेंस दूं तो देखिए यहाँ जो ये थीटा है ना, इस केस में ये जो थीटा बन रहा था वो इस केस में क्या दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे कि स्ट्रिंग 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद ईच अदर। नाउ when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube the angle remains the same। अब सेम सेटअप को ले जाकर के कहां प्लेस कर दिया गया बच्चों, किसी लिक्विड में, और लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, बोला गया एंगल चेंज नहीं हुआ उनके बीच में, जो दो स्ट्रिंग एंगल बना रहा था, जो फ्री स्पेस में एंगल बनाएगा वही उस लिक्विड में भी एंगल बनाएगा। तो अब हमसे पूछा गया कि उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और जो स्फीयर है चार्ज स्फीयर उसका हमें डेंसिटी दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन फ्री स्पेस क्या होगा। देखो फ्री स्पेस में ये इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये यहां पे ये कंडीशन बनाता है बच्चों, ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा। देखिए इसका वेट मैं किसी भी एक पे फोर्सेस दिखा देता हूं, mg नीचे है, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और ये टेंशन ये है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल जो कि यहां पे क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, मैं इसको क्या कर लेता हूं बच्चों, मैं इसको ले लेता हूं 2 थीटा, क्योंकि यहां से मुझे अगर मैं वर्टिकल के साथ देखूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो थीटा अगर मुझे लेना होगा तो मैं 15 डिग्री यूज कर लूंगा। तो अब देखिए यहां पे ये वाला एंगल भी क्या हो गया थीटा, और ये टेंशन क्या होगा कंपोनेंट पर ब्रेक हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा हो गया और इधर की तरफ क्या आ गया बच्चों टी साइन थीटा आ गया। यानी अगर हम इसको ब्रेक क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों mg, और टी साइन थीटा क्या होगा हमारे पास f आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए कि इसको फर्स्ट ले लेता हूं और इसको सेकंड ले लेता हूं, तो अगर हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करें, हम 1 को भी 2 से डिवाइड कर सकते थे, तो टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास f अपॉन में mg आ जाएगा, तो t से t कट जाएगा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन में mg। तो आप देखिए f बराबर क्या हो जाएगा mg tan थीटा हो गया। अभी के लिए हम इस कंडीशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो फोर्स है वो किस में है, वो फ्री स्पेस में आया है। अब इस पूरी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके साथ करते हैं कि जब पूरे सेटअप को क्या किया गया हम लिक्विड में प्लेस करेंगे। तो इन लिक्विड, अब देखिए जैसे ही लिक्विड में प्लेस करोगे वेट चेंज हो जाएगा उसका, क्योंकि बायंसी लगेगा उस पर। तो अब ये जो कंडीशन है, ये दो बॉडीज रहें। अब देखो अब इस पे जो फोर्स होगा, क्योंकि दो चार्ज बॉडी के बीच में फ्री स्पेस में फोर्स कुछ और होता है और मीडियम में फोर्स कुछ और होगा, तो ये फोर्स इन मीडियम हो गया। यहां जो एंगल है ये तो अभी भी क्या है 2 थीटा यानी 30 डिग्री, तो ये अभी भी क्या है थीटा होगा, और टेंशन चेंज हो जाएगा इसका, ये टी डैश हो जाएगा, क्योंकि अब जो वेट लग रहा है वो mg नहीं है, mg डैश लिखते हैं इसको, जो कि वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस करके आएगा, है ना। और अगर मैं यहां पे ये देखूं तो ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट अगर आप ब्रेक करोगे अभी भी तो कंपोनेंट देखिए ऊपर की तरफ क्या जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या चला जाएगा टी डैश साइन थीटा। तो हम यहां लिखेंगे तो टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास फिर से mg डैश, और टी डैश साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्स इन मीडियम। फिर से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा
tan थीटा इक्वल्स टू एफ एम अपॉन में फोर्स इन मीडियम अपॉन जो अब नया वाला वेट आएगा mg डैश, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए तो ये tan थीटा और जो पहले का tan थीटा ये तो इक्वल होगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है, एंगल तो सेम ही था। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन mg इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम अपॉन mg डैश हो जाएगा। और आप फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम को क्या लिख पाओगे बच्चों, mg अपॉन mg डैश। और ध्यान से देखिए तो यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन mg डैश। अब सारा जो खेल है या सारी जो कहानी है वो इस बात पे आके अटक गई है कि हम एक तो मेटल स्फीयर का वेट कैसे निकालेंगे फ्री स्पेस में और उसको हम मीडियम में कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मैं mg को लिखूं तो सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, v रो g। मान लीजिए कि मैं रो क्या ले रहा हूं, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, जो कि कितना था 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और सिग्मा ले रहा हूं मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वो कितना है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ले लिया मैंने, तो v रो g हो जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखो तो mg डैश क्या होगा हमारे पास, आप mg डैश को लिख पाओगे जो एक्चुअल वेट होगा माइनस का अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट क्या होता है, इसके लिए आपको 11th के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि अपथ्रस्ट जो होता है वो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी उसके अंदर सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो उतना ही, मतलब जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी यहां पे लिखा जा सकता है v रो g माइनस का v सिग्मा g, ये अपथ्रस्ट की वैल्यू है v सिग्मा g। तो अब अगर इसमें आप अप्लाई करोगे तो v रो g अपॉन v रो g माइनस का क्या हो जाएगा v सिग्मा g। देखो v g कॉमन ले लोगे तो रो अपॉन में क्या हो जाएगा v g रो माइनस का सिग्मा, v और g कट गया। रो कितना है बच्चों 1.6 और ये हो जाएगा 1.6 माइनस का 0.8, यानी कि ये आ गया 1.6 अपॉन 0.8, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उस मीडियम का 2 है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, हर एक कंसेप्ट को देखना है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है सॉल्व करते टाइम खुद से, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। और अगर सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस पीपीटी स्लाइड में भी है, कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके उसमें मैसेज कीजिए। जितनी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे उसको मैं पूरा का पूरा एड्रेस कर सकूँ, ठीक है। तो कमेंट और मैसेज जरूर कीजिए ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स मैं एड्रेस करने की कोशिश कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी थर्ड ऑप्शन सी वाला, उसमें क्या दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये रही बात इसकी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इससे हमसे क्या बोला गया कि पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। अब हमसे वो स्टेटमेंट पूछा गया जो इनकरेक्ट है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑप्शन को तो उसमें क्या बोला गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। अब ये क्या पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, क्लोज लूप बनाएगा? तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है इसका सही ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान है और 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। हमसे क्या बोला गया कि 6 चार्जेस आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, यानी कि एक रेगुलर हेक्सागन है उसके वर्टिसेस पे 6 चार्जेस को रखा गया है। अब हमसे बोला क्या गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय क्यू, यानी कि जो सेंटर में जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स उसकी वैल्यू है एफ। अब हम उसने बोला कि सारे चार्जेस जो वर्टेक्स पे है हेक्सागन के वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं बच्चों कि उस सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है, और उसको बोला गया कि वो क्या है n टाइम्स f है। तो वो n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये मान लीजिए इसको r ले लेते हैं, या r नहीं भी लेता है, मान लिया कि r ले लिया। तो अब अगर ये चार्ज q है और ये चार्ज क्या है स्मॉल q, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है r है,
तो क्योंकि हेक्सागन में सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेंटर से हर वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो ये सब क्या होगा, आर 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 के डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा। तो जो फोर्स हमसे बोला गया था जिसकी वैल्यू एफ लिखा गया वो कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी जहां भी ऐसा आएगा उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको इस हेक्सागन को दोबारा मैं खुद से ड्रॉ करके और फिर आपको बताऊं तो देखिए ये ऐसा ही कुछ कुछ है डायग्राम, देखो, और ये सेंटर है ना। तो अगर हम फोर्स के डायरेक्शन की बात करें, अगर हम सारे फोर्सेस की बात करें और मैं इसको ले लेता हूं ए बी सी डी ई और क्या हो गया, एफ हो गया, और ये सेंटर पे है। तो अगर मैं एफ ए की बात करूं, देखो तो एफ ए कितना होगा, देखिए एफ ए पे कितना चार्ज है, 3q, और इस पे कितना है q, इस पे है -q, इस पे है -2q, इस पे कितना है बच्चों, माइनस का 3q, और इस पे है माइनस का 4q। ध्यान से देखना, तो एफ ए कितना हो गया, k इंटू जो ये वाला फोर्स लगेगा इधर की तरफ एफ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, q इंटू 3q अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि इसको 3f लिख सकते हो, क्योंकि देखो k q स्मॉल q और आर स्क्वायर ये इसके जैसा ही तो है, और इसकी वैल्यू क्या है, f है, तो ये 3f हो गया। अगर मैं एफ बी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, क्योंकि देखो ये q है और यहाँ पे कितना है, कैपिटल Q है, तो ये f हो जाएगा। इसी तरीके से अगर FC की बात करी जाए तो ये भी f होगा, बस उसका डायरेक्शन अलग होगा, तो डायरेक्शन को भी बताऊंगा मैं अभी। फिर इसी तरीके से अगर FD की बात करी जाए तो देखिए जो यहाँ पे है ये 2q हो गया है, अगर ये 3q था और ये 3f आया है तो यहाँ पे अगर -2q है तो उससे तो डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन फोर्स कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा इसका। इसी तरीके से अगर FE की वजह से निकाला गया तो E क्या है, फिर से -3q है, तो फिर से वो क्या होगा, 3f होगा, बाकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसमें। और जो f पे है उसकी वजह से फोर्स कितना होगा, तो ये -4q है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। और अब अगर मैं इसका डायरेक्शन दिखाऊं बच्चों यहाँ पे कि सारे फोर्सेस का, तो देखिए ध्यान से, तो डायरेक्शन देखना इस O वाले पॉइंट पे सबकी वजह से, देखिए जो A वाला है वो इधर फोर्स लगाएगा, जो D वाला है वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो भी इधर फोर्स लगेगा, यानी कि ये था 3f और ये क्या है, f। सिमिलरली अगर मैं मतलब A और D का हो गया है, अब B और E की बात करते हैं, तो B वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, कितने से, F के साथ, और ये E वाला क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है कितने से, 3F के साथ, तो नेट क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। और अब बचा कौन सा, C और F, तो C क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये 4F वाला क्या करेगा, ये F के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये 4F के साथ क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो ये 4F है ना, ये इसके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये ध्यान से देखना। तो ये 4q हो गया, और ये हमारे पास सॉरी ये भी क्या था, +q था, ये ध्यान गलती से मैंने -q लिख दिया था, तो इसका डायरेक्शन अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन भी क्या होगा बच्चों, ये नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, f होगा इसका। तो इधर की तरफ कितना लग गया, 4f है ना, सॉरी ये क्या था, 2f था ये, तो ये 5f हो गया, और इधर की तरफ भी कितना हो गया, 5f हो गया, और ये 3f + f कितना हो गया, 4f हो गया। यानी इस वाले पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखिए, और ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री का है। तो एक फोर्स लगा इधर की तरफ कितना, 5f, एक फोर्स लगा नीचे की तरफ कितना, 5f, और एक लग रहा है इस बीच में, ये कितना है, 4f है, और ये दोनों इनके बीच में क्या है, एंगल 120 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों 5f वाले फोर्स का रिजल्टेंट निकालूं तो उसका डायरेक्शन तो इधर ही आएगा 4f के डायरेक्शन में, और ये f डैश होगा। और अगर मैं f डैश को निकालूं तो देखिए अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों, कि 5f का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 5f का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या होगा, 2 × 5f, यहाँ पे इसको बड़ा करके लिख देता हूं मैं, ये 2 × 5f × 5f प्लस का 2 × 5f × 5f, और cos 120 डिग्री हो जाएगा, और cos 120 -1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो f डैश की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे देखिए 25f स्क्वायर प्लस का 25f स्क्वायर, और माइनस का क्या होगा, 25f स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 25f स्क्वायर क्या होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि f डैश की वैल्यू क्या होगी, 5f आ गया यहाँ पे। तो f डैश 5f है और ये 4f था, तो जो f नेट होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, f डैश प्लस का 4f, यानी कि 5f और प्लस का क्या हो जाएगा, 4f,
यानी कि 9f आ गया। और ध्यान से देखिए कि आपको बोला क्या गया था कि इसकी वैल्यू कितनी है, n टाइम्स f है, यानी कि अगर हम देखें तो जो f हमारे पास आया है वो 9f आ गया है टोटल f नेट, और f नेट क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वो था हमारे पास बच्चों n टाइम्स f, यानी कि 9f को अगर हम इक्वेट करेंगे n टाइम्स f से तो f और f आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारे पास इसमें है, इसमें देखें तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका, जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हमसे 9 बोला गया कि इसका ऑप्शन क्या है, 9 है। तो जो n की वैल्यू होगी वो 9 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है एक, जिसमें कि सारे चार्जेस की वजह से पहले हम फोर्स निकालेंगे, फिर दो दो फोर्सेस का सम करते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास 3 फोर्सेस आ जाएगा, ये 5f, ये 5f और ये 4f, और फिर दो 5f का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो जो 4f वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन में आएगा, उसको ऐड करेंगे और फिर उसको nf से इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास टोटल जो n की वैल्यू पूछी गई थी वो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है हमसे, देखिए अब बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q2, यानी कि Q1 और Q2 का रेशियो पूछा गया है बाय लुकिंग एट द वेरियस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब इसमें एक जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बच्चों, वो क्या कहता है कि देखिए किसी भी चार्ज से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा या टर्मिनेट करेगा वो हमेशा क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप Q1 और Q2 डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे ओरिजिनेट कर रही हैं या टर्मिनेट कर रहा है उससे आप क्या कर सकते हो, रेशियो जरूर निकाल सकते हो। तो अगर आप Q1 के लिए काउंट करोगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से निकल रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि Q1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Q1 की वैल्यू नहीं है 9, लेकिन उससे 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखिए Q2 पे आ रहा है ना, तो Q2 पे जो आ रहा है वो चार्ज, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कितनी फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, तो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, 4 फील्ड लाइंस वहां पे टर्मिनेट कर रहा है हमारे पास, है ना। फिर से एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 3 6 7 8 9 10, सॉरी, तो Q1 से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा था, और Q2 पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों टर्मिनेट कर रहा है, वो है 4। तो Q1 अपॉन Q2 अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 10/4 ले लो, और इसको सॉल्व करने पे कितना आता है 2.5। अब सवाल है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, -2.5। तो माइनस इसलिए हुआ क्योंकि देखो Q1 से चार्ज बाहर निकल रहा है तो यानी वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और Q2 पे वो आ रहा है यानी कि वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। सो -2.5 और फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। समझ गए। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस, जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है बड़ा अच्छा सा। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या है, एक और हमारे पास क्या है, उसी प्रॉपर्टीज से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब उसमें पूछा गया कि द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलोज द पाथ सोन इन फिगर, मतलब जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस मेटालिक स्फीयर से पास कर रहा है वो आपको दिखाया गया ABCD के फॉर्म में, और इसमें से कौन सा लाइन होगा जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो देखिए अगर आप किसी भी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो अंदर की तरफ क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर वो 0 होगा। तो ए वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके अंदर से जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो कैसे सकता है। बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके अंदर से पास कर रहा है। सी भी नहीं हो सकता है सेम, और डी हो सकता है क्योंकि देखो डी में दो चीजें हैं, एक अच्छा जो बी वाला ऑप्शन है वो इसलिए नहीं हो सकता, वो एक तो बाहर अलोंग द सरफेस तो जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। दो प्रॉपर्टीज होती हैं कंडक्टर्स की। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे। तो जो डी वाला ऑप्शन है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता हूं तो ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी वाला फील्ड लाइंस होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस ऑफ कंडक्टर के, और अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों कि 2 balls ऑफ सेम मास एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस आर हंग फ्रॉम फिक्स्ड सपोर्ट ऑफ लेंथ L।
तो दो बॉल्स हैं, सेम मास है, इक्वल चार्ज कैरी कर रहा है, सेम, और वही जो हमने अभी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चंस किए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फिर से इसमें लेंथ एल है, मास सेम है, चार्ज सेम है सबका। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हमसे क्या पूछा गया, एज्यूम दैट द एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज वेरी स्मॉल। एंगल क्या है, बहुत छोटा है। द सेपरेशन x बिटवीन द बॉल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो x जो सेपरेशन आएगा, यानी कि अगर मैं, देखिए ये क्वेश्चन ये है कि ये यहां आएगा इक्विलिब्रियम में और मान लीजिए ये यहां आ गया, ठीक है। अब ये सेपरेशन है x, ये यहां पे, ये पूरा का पूरा। अब ये जो एंगल बन रहा है, इसने बोला ना कि एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज वेरी स्मॉल, मतलब जो दोनों, ये जो एंगल है, अगर मान लीजिए इस एंगल को लेता हूं तो ये एंगल बहुत छोटा है, यानी इतना छोटा एंगल है कि आप थीटा को tan थीटा के अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, या tan थीटा को आप क्या बोल सकते हो, थीटा के बराबर लिख सकते हो। ये एंगल अप्रॉक्सीमेशन में यूज होता है हमारे पास। अच्छा, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये चार्ज क्या है, Q, इस पे भी चार्ज Q है और इसका मास M होगा, तो वेट mg नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन क्या होगा, T होगा यहाँ पे, है ना। और इसका लेंथ क्या है, L है। तो और ये वाला भी एंगल क्या है, थीटा है इसका यहाँ से। देखिए फिर से अगर हम बात करें तो अगर आप इस टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो फिर से पहले की तरह क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे भी सेम कहानी होगी कि टी साइन थीटा जो होगा वो एफ के बराबर, और टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी के बराबर आ जाएगा, है ना। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो टेन थीटा फिर से क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम जी के बराबर आ जाएगा। और अगर हम एफ की बात करें तो f क्या होगा हमारे पास, k q इंटू क्यू अपॉन जो सेपरेशन है वो कितना है हमारे पास, x हो गया, तो x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारे पास। अब x को क्या कर सकते हो, इस l के टर्म्स में निकाल सकते हो। कैसे, ये देखिए, तो अगर यहां पे देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है और ये l है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो l साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा, l साइन थीटा। तो पूरा का पूरा x जब आप लिखोगे तो वो 2l साइन थीटा हो जाएगा, तो यानी f क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2l साइन थीटा। अच्छा, हमसे जो पूछा गया था द सेपरेशन x बिटवीन द बॉल्स, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे, रहने देते हैं इसको, यानी कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या गया, x पूछा गया था, तो x को निकालेंगे कैसे, तो f की वैल्यू में हम x रहने देते हैं। अब आइए आते हैं, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब tan थीटा क्या है, थीटा के बराबर, और थीटा क्या होगा, अगर यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा x है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों, x/2 हो जाएगा। थीटा होता है हमारे पास L/r, थीटा क्या होता है, L/r। तो अगर मैं अप्लाई करूं तो L हो जाएगा x/2 और r क्या होगा, इस जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ के बराबर, L के बराबर, यानी कि थीटा इक्वल्स टू x अपॉन में 2l आ जाएगा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करूं और फोर्स की वैल्यू यहां से लेकर के इस वाले पॉइंट पे इसमें पुट कर दूं, तो आएगा क्या, देखिए x अपॉन 2l इक्वल्स टू f क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में mg हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब mg इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर और कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और x जो होगा वो देखिए के क्यू स्क्वायर, 2 इधर ले लेते हैं, l अपॉन में mg, और इस पूरे का पावर क्या होगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा, है ना, ये n/3 हो गया। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमसे पूछा गया कि x किसके प्रोपोर्शनल है, तो x देखिए जो x होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, क्योंकि यहाँ पे और कुछ अगर हम लिख भी देते हैं तो सब चीजें हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये जो 1/3 है ये l के पास भी जाएगा, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा l का पावर 1/3 के, यानी कि ये जो d वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो ये कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 + 2 और +5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द वर्टिसेस A, B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.2 मीटर। तो ये दे रखा है सब कुछ। अब पूछा गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट सी। अब ये देखिए 2020 के एग्जाम में जो हमसे पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इस तरीके से, और साइड क्या है 0.2 मीटर, ये भी क्या है 0.2 मीटर, और ये भी क्या है 0.2 मीटर। ए
इसको ले लेते हैं, हमसे फोर्स किस पे पूछा गया, सी पे। तो मान लीजिए ए, ये बी और ये सी ले लिया। ए पे चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकूलम, बी पे भी कितना है, +2 माइक्रोकूलम, और सी पे जो चार्ज है वो कितना है, +5 माइक्रोकूलम। तो देखिए जो फोर्स लगेगा, अब सारे चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल, लेकिन हमसे फोर्स निकालने के लिए बोला गया सी पे, और ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ए वाला जो इसको रिपेल करेगा, मान लीजिए इस फोर्स को हमने बोला F1, और जो बी इसको रिपेल करेगा वो क्या होगा, F2। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए F1 लगा कौन रहा है, ये +2 माइक्रोकूलम, और F2 भी क्या लगा रहा है, +2 माइक्रोकूलम, और लग किस पे रहा है, +5 माइक्रोकूलम पे, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। और अगर हम उसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9, और फोर्स Q1 कितना है, 2 × 10 का पावर -6, और ये कितना हो जाएगा 5 × 10 का पावर -6, और जो ये डिनोमिनेटर है 0.2 है, यानी कि 2 × 10 पावर -1 हो जाएगा, तो 2 × 10 पावर -1 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा, 9 × देखो अगर मैं इस पूरे वैल्यूज को सॉल्व कर दूं तो 9 5 45 हो जाएगा। पहले तो 45 × 2 और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए -6 -12 और 9, तो ये -3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 4 × 10 का पावर -2 हो जाएगा ये। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसको मैं 45/2 रहने देता हूं, अभी डेसिमल में नहीं सॉल्व करता हूं। और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो -2 ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि 4.5 / 2 न्यूटन का फोर्स आ गया, जो F1 और F2 की वैल्यू है। अब हमसे रिजल्टेंट पूछा गया था, तो जो F नेट होगा वो कितना हो जाएगा, √, देखो दोनों फोर्सेस सेम है, तो एक बार को इस वैल्यू को क्या ले लेते हैं, F ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो F² + F² + 2F × F, और कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, ये आ गया। देखिए तो ये 2F² प्लस का 2F² और cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 3F² आ गया। तो जो F नेट की वैल्यू है वो √3 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, और √3 की वैल्यू, और देखिए यहाँ पे √3 के टर्म्स में ही पूछा गया हमसे, और 4.5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2.25 हो जाएगा, यानी 2.25 √3 न्यूटन का आंसर है। तो जो ऑप्शन अगर हम चेक करें इसके अंदर, तो जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, डायरेक्ट हमारे पास आंसर है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा, दैट इज 2.25 √3 न्यूटन आ जाएगा इसका F नेट। ठीक है, तो ये रही बात इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 आइडेंटिकल मेटेलिक चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर A एंड B रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F, यानी दो मेटेलिक चार्ज स्फीयर है और आइडेंटिकल चार्ज है, और दोनों के बीच में फोर्स F है। अब थर्ड चार्ज जिसका कि साइज सेम है बट अनचार्ज है, पहले उसको A के साथ कांटेक्ट में लाया गया, एंड देन इन कांटेक्ट विद B द न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B हमसे पूछा गया है। सिंपल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या है, जो चार्ज बाय कंडक्शन है उसका क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, A और B। देखो A और B की बात करते हैं, तो A पे मान लेते हैं Q चार्ज है और B पे Q चार्ज है, ये A है और ये B है और ये डिस्टेंस R है। तो इनिशियल फोर्स क्या होगा हमारे पास, KQ² होगा। अब सबसे पहले क्या किया गया, C को, ये जो C है यानी A और C को कांटेक्ट में लाया गया। A पे चार्ज Q था बट इस पे 0 था, तो बाद में A और C पे कितना हो जाएगा, देखिए A पे हो जाएगा Q/2, क्योंकि एक पे Q है और एक पे 0 है, तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और C पे कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब B के साथ इसको क्या किया गया, कांटेक्ट में लाया गया, तो B पे Q है और C पे अब कितना है हमारे पास, Q/2 है। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो B और C पे जो अब चार्ज हो जाएगा, इन दोनों चार्जेस को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो Q + Q/2 और डिवाइडेड बाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा दोनों पे। तो 3Q/4 इस पे भी और 3Q/4 इस पे भी हो जाएगा। अब बोला गया कि A और B को फिर से सेम सेपरेशन पे क्या दिया गया, रख दिया गया। तो अब ये A है जिसपे चार्ज Q/2 है, और ये क्या है, B है जिसपे कि 3Q/4 है, और सेपरेशन कितना है, R है। तो अब अगर हम F' निकालते हैं तो K × Q/2 × 3Q/4 और अपॉन में कितना हो जाएगा, R², यानी कि KQ² और ये 3 होगा, अपॉन में 8 और R² हो जाएगा। तो देखिए तो F' जो होगा 3/8, और ये KQ²/R² की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से F लिखा जा सकता है, तो ये F आ गया, यानी F' की वैल्यू क्या हो गया, 3/8 टाइम्स ऑफ F आ गया, क्योंकि डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया है। तो
और जाहिर सी बात है कि चार्ज की वजह से जो चेंज आएगा वही चेंज क्या करेगा, फोर्स में भी लेकर के आएगा। तो जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये अब देखिए कि इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत सारे चार्ज बाय कंडक्शन पे करवाया है, फोर्स पे क्वेश्चंस करवाया है, तो ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने होते हैं। तो जब आप टॉपिक पढ़ लेते हो और फिर उस पर क्वेश्चंस करते हो तो वो आपका क्या होगा, कंसोलिडेट हो जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को फिर से दोबारा आपको भी क्या करना है, रिवाइज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। अब देखिए तो ये प्लस क्यू है और इससे किसी भी आर डिस्टेंस पे ये दूसरा चार्ज है प्लस का स्मॉल क्यू। अब पूछा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू होता है। यानी इसको अगर हम एक बार को टेस्ट चार्ज कह दें तो डेफिनेशन क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कहता है कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट चार्ज बाय क्यू, तो ये हो नहीं सकता। अब जो सेकंड ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज अपॉन क्यू, तो ये क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। आगे भी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड, तो ये भी गलत ऑप्शन है। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से सही डेफिनेशन होता है। यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ स्फेरिकल मेटल बॉडी हैज प्लस क्यू चार्ज। एक स्फेरिकल मेटल बॉडी है जिसपे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स आउटर सरफेस। तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, और इस पे चार्ज क्या है, पहले से प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है। अब द बॉडी हैज ए स्मॉल कैविटी, हैज अ कैविटी एट इट्स सेंटर, यानी कि ये मान लीजिए कैविटी है, ये पूरा भरा हुआ है सेक्शन, और ये क्या है, कैविटी है। अब क्या किया गया है, सेलेक्ट प्रॉपर प्रोसीजर फ्रॉम दोज गिवन बिलो विच will change the charge on outer surface of a body of this body from plus q to minus q। अब क्या है, बोला गया कि इन सारे ऑप्शंस में से आपको सही प्रोसीजर सेलेक्ट करना है जिससे कि बाहर वाले सरफेस पे जो कि प्लस q चार्ज है वो माइनस q चार्ज में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो देखिए इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि अगर आप इस कैविटी के अंदर प्लस 2q चार्ज को प्लेस कर देते हैं, ध्यान से सुनना कि अगर कैविटी के अंदर प्लस 2q चार्ज को प्लेस कर देते हो तो बाई ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, सॉरी माइनस 2q चार्ज, सॉरी ये माइनस 2q चार्ज होगा, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस 2q चार्ज होगा। तो अगर हम यहां पे माइनस 2q चार्ज को कैविटी के अंदर रख देते हैं तो इसके जो स्फेरिकल मेटल बॉडी था उसके इस वाले सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी ये प्लस 2q होगा, और उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां भी डेवलप होगा आउटर सरफेस में, यानी कि माइनस 2q। तो ये जो आएगा वो माइनस 2q होगा। तो पहले चार्ज कितना होगा, यानी कि फाइनल चार्ज ऑन आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस 2q और प्लस का क्या हो जाएगा q, यानी कि माइनस q की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर, यानी बाहर। तो अगर हम अंदर कैविटी के अंदर एक माइनस 2q चार्ज का बॉडी प्लेस कर देते हैं, माइनस 2q चार्ज प्लेस कर देते हैं, तो बाहर में जो चार्ज हो जाएगा ओवरऑल वो प्लस q से माइनस q में चेंज हो जाएगा। तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास अगर हम उसको देखें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि चार्ज माइनस 2q इज इंसर्टेड इन द कैविटी एंड इज केप्ट इंसुलेटेड फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द कैविटी। तो बिल्कुल जी सही ऑप्शन यही है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज, सॉरी कि ये जो चार्ज माइनस 2q है इसको प्लेस कर देते हैं कैविटी में तो ये आ गया इस तरीके से। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो अगर आप देखोगे तो सारे ऑप्शंस गलत होंगे, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है चार्ज माइनस 2q इज ब्रॉट क्लोजर टू द बॉडी एक्सटर्नली, तो ऐसा होता नहीं है इसका। तो जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है,
सही ऑप्शन है कि अगर हम कैविटी के अंदर -2q चार्ज प्लेस करते हैं तो जो बाहर वाला सरफेस था जिसपे कि पहले +q चार्ज था, अब वो -q चार्ज में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है बच्चों कि 2 पॉइंट डाइपोल p k कैप एंड p/2 k कैप आर लोकेटेड एट 0,0,0 एंड मतलब एक ओरिजिन पे है और दूसरा क्या है XZ प्लेन में रखा हुआ है। अब पूछा क्या गया, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 2 डाइपोल एट द पॉइंट, और कहां पे है वो पॉइंट, कहां पे, x एक्सिस पे। तो अगर हम इसको बनाएं तो देखिए ये इस तरीके से है। देखिए अगर मैं इसको x एक्सिस ले लेता हूं, इसको z एक्सिस ले लेता हूं और इसको y एक्सिस ले लेता हूं मैं, है ना, तो हमसे अब पहला वाला जो हमारे पास वो है डाइपोल है वो कहां पे, p k कैप वाला वो है 0,0,0 पे, यानी कि यहां पे है एक डाइपोल, ये p k कैप, ठीक है जी। और दूसरा वाला कहां पे है 1,0,-2 पे, यानी कि ये कोई पॉइंट होगा, सपोज कीजिए मान लीजिए कि ये 1 और इस पे ये इस तरीके से रखा गया है और ये किस डायरेक्शन में है, z एक्सिस में। अच्छा तो इसको ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि हाँ z एक्सिस में, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये डाइपोल है, ये p/2 k कैप, और वो क्या था, k कैप था, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये वाला p k कैप वाले का, क्योंकि z एक्सिस में क्या है, इसका डायरेक्शन है। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे पूछा गया है, 1,0,0 पे, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये x एक्सिस का यही तो पॉइंट होगा जो 1,0,0 होगा, क्योंकि इस वाले का क्या था 1,0,2 है और ये 0,0,0 था। तो अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये मान लीजिए P1 है मेरे पास डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल है P2, तो इस पॉइंट जहां पे निकालना है P वाले पॉइंट पे, वो P वाला पॉइंट पहले वाले डाइपोल के लिए क्या है, एक्सिस पे है, सॉरी इक्वेटोरियल पे, फर्स्ट के लिए क्या है, इक्वेटोरियल पे, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है उसका डायरेक्शन डाइपोल के ऑपोजिट में आता है। तो यानी कि यहां से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि P1 के लिए ये वाला जो फर्स्ट डाइपोल है उसके लिए P वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आता है वो डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। और दूसरा जो ये वाला डाइपोल है उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखिए डाइपोल ऐसे है और उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कहां पे होता है, डाइपोल के डायरेक्शन में होता है। यानी अब अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, ये p/2 k कैप है ना। अच्छा ये क्या है -q और ये क्या है +q, है ना। तो अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो देखिए ये डाइपोल के ऑपोजिट के डायरेक्शन में होता है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा क्या, E2, यह आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट डाइपोल है उसके लिए वो पॉइंट P 1,0,0 वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, और जो दूसरा डाइपोल है उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के ऑपोजिट में होता है, और जो एक्सियल पॉइंट होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में होता है। अब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो E1 और E2 को निकाल करके क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला अगर मैं एक्सियल की बात करूं तो क्या होता है, 2kp अपॉन में r³ और क्या हो जाएगा ये p के, मतलब डायरेक्शन की बात करते हैं तो दोनों क्या है, z एक्सिस में है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा इसका। और r जो होता है वो आपको पता है सेंटर ऑफ द डाइपोल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये r है, मान लीजिए r1 है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है वो यहां पे लाई कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इस केस में क्या होगा, r2 हो जाएगा इसका। तो ये निकाल लेंगे हम यहां से r2 का। तो ये x मान लीजिए ये E1 हो गया, और E1 क्या था इक्वेटोरियल पे, तो सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पे नहीं होता है, वो एक्सियल पे होता है। तो ये कितना आ गया, kp/r³, r1 का क्यूब लिख सकते हैं, और E2 जो हो जाएगा वो 2kp, इसको P1 ले लो और इसको P2 ले लो, अपॉन में r2 का क्यूब और क्या हो जाएगा k कैप। तो डायरेक्शन तो दोनों का है इसी तरीके से, और एक का k कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हिसाब से देखें तो E1 का डायरेक्शन क्या है, -k कैप में, और E2 का डायरेक्शन क्या है, +k कैप में इसका। ठीक है, अब हमें इन्हीं चीजों को क्या करना है, पुट करके सॉल्व करना है इसका। तो
अब देखिए P1 और P2 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम R1 निकाल लेते हैं। तो R1 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये 1 मीटर है। और अगर मैं R2 की बात करूं जो कि ये वाला डिस्टेंस है तो Z एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर। तो R2 क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। P1 है मेरे पास P, और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है P/2 है इसका। तो अगर आप E नेट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये क्या है हमारे पास छोटा है ये। तो या पुट करके देख लेते हैं। तो E1 प्लस E2 कर लेते हैं हम। तो K क्या हो गया, K कॉमन आ जाएगा। K P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 है P, और अपॉन में R1 क्या हो गया हमारे पास 1 मीटर। तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस K कैप आ जाएगा इसका, ठीक है। और प्लस का क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में ही अगर हम सॉल्व कर लें तो K P/2 अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये प्लस का K कैप आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इधर आकर के सॉल्व कर देता हूं तो ई नेट की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो देखो क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, के पी कॉमन ले लो यहां से। तो जो ब्रैकेट में आ जाएगा, और के कैप भी ले लेंगे बाहर बाद में, तो ये माइनस का यहाँ पे 1 होगा, पहले तो 1 की जगह पे -1 लिखेंगे क्योंकि के कैप था। तो ये आ गया -1, और प्लस का कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8, यानी कि 1/8। तो -1 प्लस 1/8, और ये के कैप आ जाएगा इसका। जो के पी है इसका, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 1/8, यानी कि ये हो जाएगा -8 प्लस 1, यानी कि -7/8 हो जाएगा। सो -7 के पी बाई 8, और क्या हो जाएगा के कैप। तो अगर आप के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हो तो जो आपके पास ऑप्शन सही आ जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज -7 पी अपॉन, और क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 32 आ जाएगा। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी क्या है, सही ऑप्शन है। समझ गए इस बात को। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको खुद से भी करना है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप जिस किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे टैग करके मुझसे ये क्वेश्चंस अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर किसी बच्चे के डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों इस नेक्स्ट वीडियो में।